तो आज से हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स का आज पहला लेक्चर है और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का वो है नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं कि प्रकाश एनर्जी का एक रूप है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में संचारित होती है। जब यह लाइट हमारी नेत्रों में आइज़ में गिरती है तो नेत्र में दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। अगर प्रकाश के बारे में कहा जाए तो प्रकाश के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं उल्लेखनीय हैं जो हम लोग जानते हैं, जिनमें पहला है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अलग अलग मीडियम में प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अगला पॉइंट की बात करें कि प्रकाश स्वयं इनविजिबल होते हैं, स्वयं अदृश्य होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को दृश्य बनाता है। किसी ऑब्जेक्ट को हम जो देख पाते हैं वो प्रकाश की सहायता से ही देख पाते हैं। डिफरेंट मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होती है, डिफरेंट होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, वैक्यूम में, उसके बाद एयर में, फिर पानी में, फिर कांच में, फिर डायमंड में, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवन होता है, इंटरफेरेंस होता है। प्रकाश जब किसी सरफेस पर आपतित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो और बहुत सारी बातें हैं जो प्रकाश से रिलेटेड है, जो काफ़ी उल्लेखनीय है, फेमस है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, बहुत सारी बातें हैं। तो सर्वप्रथम प्रकाश के बारे में जो है कंसेप्ट दिया था रेने दा कार्ते ने, लेकिन उसने ऑरल दिया था, मौखिक दिया था, कोई उसका रिटेन वेरिफिकेशन नहीं है। और फिजिक्स को चाहिए प्रमाण, विदाउट आप कोई भी चीज़ रिटेन या वेरिफिकेशन नहीं होता है तो फिर वो बुक में नहीं देंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में, प्रकाश के नेचर के बारे में जो पहला कंसेप्ट दिया था वो है साइंटिस्ट न्यूटन, और इस थ्योरी को कहा जाता है कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। चूँकि बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, पहला साइंटिस्ट कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा थ्योरी क्या है, पांचवा थ्योरी क्या है, और प्रकाश के बारे में थोड़ा मान लीजिए कि न्यूटन ने दिया, तो न्यूटन ने हो सके कि बहुत सारी चीज़ गलत बता दिया है, तो अगला साइंटिस्ट आकर उसको सुधारा, फिर उसने कुछ गलती किया, फिर अगला साइंटिस्ट नेक्स्ट आकर उसको सुधारा। तो पहला जो हमारा थ्योरी है वो है कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहा जाता है। कणिका सिद्धांत। तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत दिया था वो न्यूटन ने दिया था। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो न्यूटन ने किया था, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1675 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, ये दो बात आप याद रखिएगा कि कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है न्यूटन, और कब दिया गया यह थ्योरी, 1675 ईस्वी में। आइए न्यूटन साहब ने नेचर ऑफ लाइट के संबंध में कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में क्या कहा, उस चीज़ को हम लोग बारीकी से जानते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं और फिर हम लोग नोट करेंगे। लोग अगर चाहते हैं कि PDF मिल जाए या फिर इसका जो है नोट मिल जाए, तो आप मुझे मैं एक नंबर दूंगा आपको, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, उसमें मैं आपको PDF प्रोवाइड कर सकता हूं, या फिर मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप अपलोड कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, जिसे हिंदी में प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत। और कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में न्यूटन का मानना है कि प्रकाश जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स निरंतर और असंख्यक रूप से निरंतर निकलते रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स निरंतर निकलते रहता है। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को कॉर्पुस्कुल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्पुस्कुल्स, कणिकाएं कहा जाता है। ध्यान से सुनिए और देखिए और समझिए। न्यूटन ने पहला जो स्टेटमेंट दिया कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में, उसने ये कहा
कि सोर्स ऑफ लाइट से छोटे छोटे पार्टिकल्स निरंतर निकलते रहता है और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, इन छोटे छोटे कणों को कॉर्पुस्कुल्स कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? कणिकाएं कहा जाता है। दूसरा पॉइंट उसने ये कहा कि ये जो कॉर्पुस्कुल्स है ये प्रकाश की चाल से, यानी जो प्रकाश की चाल है वही आपकी किसकी चाल है? कॉर्पुस्कुल्स की चाल है। प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, जो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा लेके चलती है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv² लेके चलती है। तो दूसरा पॉइंट में उसने क्या कहा कि ये सभी कॉर्पुस्कुल्स जो छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है सोर्स ऑफ लाइट से, ये प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में गमन करती है, जो अपने साथ क्या लेके चलती है? काइनेटिक एनर्जी लेके चलती है। न्यूटन साहब ने तीसरा पॉइंट कहा कि प्रकाश में, न्यूटन ने ही बताया था कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जब इसे किसी प्रिज्म से, वाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है और उसके सामने एक वाइट स्क्रीन रखा जाता है तो 7 रंगों का एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो ये 7 रंग को जो सर्वप्रथम बताने वाला था वो साइंटिस्ट न्यूटन ही था, जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रूव किया कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, प्रिज्म केवल उन्हें अलग अलग करने का क्या करता है? काम करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट उसने ये दिया कि डिफरेंट कलर का, यानी डिफरेंट लाइट का जो डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट कलर का जो साइज होता है, कॉर्पुस्कुल्स का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग रंगों का जो साइज होता है। एंड दैट मींस यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि साइज ऑफ कॉर्पुस्कुल्स ये डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। दैट मीन्स अलग अलग रंगों का जो कॉर्पुस्कुल्स होता है उसका साइज क्या होता है? अलग अलग होता है। चौथा स्टेटमेंट उसने ये दिया कि जब ये कॉर्पुस्कुल्स हमारी नेत्र पर, आइज पर टकराती है, यानी आइज के रेटिना से जब टकराती है तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, आइज से जब टकराती है तो उसमें दृष्टि संवेदना, सेंसेशन ऑफ विजन उत्पन्न होता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। दृष्टि संवेदना यानी देखने की क्षमता। दृष्टि संवेदना की अगर हम बात करें तो देखने की क्षमता को दृष्टि संवेदना कहा जाता है। तो उसने चौथा स्टेटमेंट ये दिया था कि जब ये कॉर्पुस्कुल्स हमारी आइज के रेटिना से टकराती है तो उसमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? दृष्टि संवेदना। और पांचवा पॉइंट ये बोला कि जब ये कॉर्पुस्कुल्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पर, मान लो कि ऊपर हवा है और नीचे जो है पानी है, ऊपर हवा है और नीचे क्या है? पानी है। तो जब ये कॉर्पुस्कुल्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस के निकट पहुंचती है तो उस मीडियम के सरफेस, उस मीडियम के नेचर के अनुसार उस पर एट्रैक्शन या रिपल्सन बल आरोपित होता है। ये बात किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था, मैंने नहीं, न्यूटन ने बताया था कि जब ये कॉर्पुस्कुल्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस के निकट पहुंचती है तो उस मीडियम के नेचर मतलब प्रकृति के अनुसार उस पर एट्रैक्शन, आकर्षण या रिपल्सन बल आरोपित होता है। ये पांचों बात कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में न्यूटन साहब ने बताया था, लेकिन किसी कारणवश इस थ्योरी को गलत कर दिया गया, फेल्यूर कर दिया गया। तो क्यों फेल्यूर हुआ, उन सभी कारणों को हम लोग जानेंगे एक एक करके। ठीक है, कि क्यों आखिर अमान्यता कर दिया गया कॉर्पुस्कुलर थ्योरी को। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि पहले उसने कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में जो मेन पॉइंट है कि उसने ये कहा कि सोर्स ऑफ लाइट से छोटे छोटे पार्टिकल्स निरंतर निकलते रहता है जिन्हें कॉर्पुस्कुल्स कहा जाता है। ये कॉर्पुस्कुल्स प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में गमन करती है जो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी लेके चलती है। तीसरा पॉइंट उसने कहा कि डिफरेंट कलर का जो साइज होता है डिफरेंट कलर का जो साइज होता है कॉर्पुस्कुल्स का, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। अलग अलग रंगों का जो कॉर्पुस्कुल्स होता है उसका साइज होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। चौथा पॉइंट उसने ये बोला कि जब कॉर्पुस्कुल्स हमारी नेत्र के रेटिना से टकराती है तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है हमारी आइज में, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और पांचवा पॉइंट ये बोला कि जब ये कॉर्पुस्कुल्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस के निकट पहुंचती है तो उस मीडियम के नेचर के अनुसार उस पर एट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या विकर्षण बल आरोपित होता है, लेकिन इसे किसी कारणवश गलत कर दिया गया। आइए समझते हैं क्यों गलत कर दिया गया।
तो अब हम लोग जानेंगे कि कॉर्पुस्कुलर थ्योरी क्यों फेल्यूर हुआ, क्यों इसे अमान्यता करार कर दिया गया। आप लोगों को मालूम है कि फिजिक्स को प्रमाण चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए, सत्यापन चाहिए, प्रूफ चाहिए, और चाहे वो न्यूटन हो या आइंस्टीन हो। यकीनन न्यूटन दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और फिजिक्स का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। इसने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया है। लेकिन ये जो है एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, इसे प्रमाण चाहिए। किसी के कुछ बोल देने से वो सही या गलत नहीं हो सकता है। जो सच है वो सच ही होंगे और जो गलत है वो गलत ही होंगे। हाँ, उस ज़माने में न्यूटन का अपना एक दबदबा था, वो अलग बात था, ठीक है। उसके अपने जो लाइफ पीरियड था उसमें एक अपना दबदबा था, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये बहुत सारे कारणों से कॉर्पुस्कुलर थ्योरी को गलत करार कर दिया गया। आइए जानते हैं उनमें से पहला पॉइंट क्या है। तो कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के विफलता का पहला कारण है ये बताया गया था कि जो कॉर्पुस्कुल्स है वो सोर्स ऑफ लाइट के टेम्परेचर पर निर्भर होना चाहिए या फिर यह टेम्परेचर पर निर्भर होता है। अकॉर्डिंग टू कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, कनिका सिद्धांत के अनुसार जो कॉर्पुस्कुल्स है वो सोर्स ऑफ लाइट के टेम्परेचर पर निर्भर करता है या निर्भर होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर टेम्परेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर अगर निर्भर करता है तो सभी सोर्स ऑफ लाइट का टेम्परेचर तो सेम नहीं होता है। किसी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है तो किसी का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो प्रकाश का स्पीड भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लीजिए सूर्य का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो उसका प्रकाश की स्पीड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारा टॉर्च हो गया या बल्ब हो गया, इसका तो टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, कम रहता है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि कॉर्पुस्कुल्स या प्रकाश की जो स्पीड होता है वो सोर्स ऑफ लाइट के टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये कॉर्पुस्कुलर थ्योरी इस पॉइंट को समझाने में असफल रहा। दूसरा पॉइंट है कि न्यूटन ने कहा था कि जब मान लीजिए कि ये आपकी हवा है और ये आपकी क्या है, पानी है, तो जब कॉर्पुस्कुल्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम के निकट पहुंचती है तो उस मीडियम के नेचर के अनुसार उस पर एट्रैक्शन या रिपल्सन बल लगता है, ठीक है। एट्रैक्शन या रिपल्सन बल लगता है, मतलब कि अगर परावर्तन की क्रिया होती है तो उसमें रिपल्सन बल लगता है, और अगर अपवर्तन की घटना है तो उसमें एट्रैक्शन बल लगता है। यानी मीडियम उसको क्या करता है, पानी उसको क्या करता है, उस कॉर्पुस्कुल्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। लेकिन जब परावर्तन की घटना है तो सरफेस उसको क्या करता है, रिपल करता है। रिपल मतलब कॉर्पुस्कुल्स को धकेलती है, विकर्षित करती है, ठीक है। तो ये बात जो है बिल्कुल जो है एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी नहीं होता है और सत्यापन नहीं होता है, इसलिए इस पॉइंट को भी क्या कर दिया गया, गलत करार कर दिया गया, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो कंसेप्ट था, अट्रैक्शन और रिपल्सन की, परावर्तन में अपवर्तन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और परावर्तन में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इस बात को भी बिल्कुल क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है कि इसी पॉइंट को उसने ये बोला था कि प्रकाश की जो चाल है सरल माध्यम में, चूंकि इसमें जब रिपल होगा तो सरल माध्यम में कम होता है। यानी कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के अनुसार प्रकाश की जो स्पीड है वो सरल माध्यम में यानी हवा में कम होगा, और पानी में एट्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन की घटना में एट्रैक्शन हो रहा है, उसीलिए क्या होगा, उसमें ज़्यादा होगा। तो इस बात को एक साइंटिस्ट था जिसको फोको बोलते हैं, फोको जी, और इंग्लिश में फोकाल्ट कहा जाता है। उन्होंने हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट यानी ऐतिहासिक प्रयोग करके साबित कर दिया गया कि नहीं, प्रकाश की चाल जो है, ठीक है, हवा में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पानी में क्या होता है, कम होता है। यानी सरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, सघन माध्यम की अपेक्षा। बात को समझिए, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी क्या बोल रहा है कि नहीं, सरल माध्यम में कम होता है और सघन माध्यम में क्या होता है, ज़्यादा होता है। कॉर्पुस्कुलर थ्योरी कह रहा है, कनिका सिद्धांत कह रहा है, न्यूटन का जो कॉर्पुस्कुलर थ्योरी है। लेकिन
यहाँ साइंटिस्ट फोको ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रूव कर रहा है कि नहीं, प्रकाश की चाल जो है सरल माध्यम में ज़्यादा होता है सघन माध्यम की अपेक्षा, अर्थात सघन माध्यम में कम होता है किसकी अपेक्षा, सरल माध्यम की अपेक्षा, यानी पानी में कम होगा और हवा में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कोई भी जब दो मीडियम को हम कंपेयर करते हैं तो उसमें जो हल्का मीडियम होता है उसे रेयर मीडियम सरल माध्यम कहा जाता है या विरल माध्यम कहा जाता है, और जो डेंसर होता है उसे सघन माध्यम कहा जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इस पॉइंट को। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं बल्कि नेचर ऑफ मीडियम की प्रकृति के अनुसार होता है। जो डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें कम होगा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी बताने में विफल रहा कौन, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। चौथा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूटन साहब ने बोला था कि प्रकाश कॉर्पुस्कुल्स जो है अपने साथ काइनेटिक एनर्जी लेके चलता है। काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी लेके चलता है। तो एम क्या है, मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी लेके चलता है इसका मतलब ये है कि निरंतर पार्टिकल्स निकलते रहता है, और उसमें मास, काइनेटिक एनर्जी में तो मास होना चाहिए, मास नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो इसका मतलब है निरंतर जब पार्टिकल निकलते रहता है तो सोर्स ऑफ लाइट का जो मास है, द्रव्यमान है, वो धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। जब अगर मान लो कि ये जो बल्ब जल रही है, मैं यहाँ 5 साल से बल्ब जल रही है, तो जब लाई थी उसका वजन 100 ग्राम था, तो 5 साल से जो यहाँ से कॉर्पुस्कुल्स निकलते रहता है, कण निकलते रहता है, तो इसका द्रव्यमान धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। छोड़िए बल्ब को, सूर्य लाखों अरबों खरबों वर्ष से प्रकाश दे रही है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ से कण निकलता है, छोटी छोटी पार्टिकल्स अगर निकलता है, तो अब तक तो वो छोटा हो जाना चाहिए, उसका द्रव्यमान कम हो जाना चाहिए। लेकिन सूर्य तो जैसे का तैसा नज़र आता है, ठीक है, उसने द्रव्यमान को समझा नहीं पाया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ लेके चलता है, लेकिन द्रव्यमान को प्रूव नहीं कर पाया कौन, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी अर्थात न्यूटन साहब, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है उसमें मास होता है, और मास सत्यापन नहीं कर पाया। और पांचवा है, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जैसे पोलराइजेशन ध्रुवण, इंटरफेरेंस व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन विवर्तन, etc घटनाओं का व्याख्या कॉर्पुस्कुलर थ्योरी नहीं कर पाता है। पोलराइजेशन हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, etc जो फिनोमिनाज है वो सब का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है। कौन नहीं कर पाता है, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। अब इंटरफेरेंस, आप एक क्या कीजिए, जो टॉर्च है उसमें 2-4 बूंद आप जो है पानी लगा दीजिए छोटा छोटा, और उसको अंधेरी रात में जलाइए सरफेस पर, तो आप देखेंगे कि कहीं पर डार्क हो जाता है तो कहीं पर ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। ये घटना है इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये सभी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन जो है कॉर्पुस्कुलर थ्योरी नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसे फेल्यूर माना गया, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे लाइट के नेचर के संबंध में।